हॉलीवुड के सुपरमैन और मार्वल के एवेंजर्स को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सुपर हीरो को देखा है जिसके पास सुपर पावर्स तो है, पर वो दुनिया को बचाने की बजाय सिर्फ अपनी बेटी की एक छोटी सी चिकन शॉप को बचाने के लिए पूरी सरकार और पुलिस से भिड़ जाता है। जी हाँ, और वो सुपर पावर होती है साइकोकाइनेसिस या टेलीकाइनेसिस, जो कि असल में एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है दिमाग की ताकत से किसी भी भौतिक चीज को हिलाना या कंट्रोल करना। ये कहानी है एक ऐसे बेबस पिता की जिसे अचानक एक चमत्कारी ताकत मिल जाती है। तो एक आम इंसान के असल जिंदगी का सुपरमैन बनने का ये सफर कैसा रहा और क्या वो अपनी बेटी की उजड़ती दुनिया को बचा पाता है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के मूवी स्ट्राइप में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी का आगाज दक्षिण कोरिया के एक बेहद मशहूर चिकन शॉप से होता है, जहाँ की लजीज फ्राइड चिकन का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। यही हमारी मुलाकात कहानी के मुख्य किरदार रूमी से होती है, जो इस दुकान की कर्ता धर्ता है। एक न्यूज चैनल पर रूमी और उसकी माँ का इंटरव्यू चल रहा है, जहाँ रूमी भावुक होकर बताती है कि जब वो महज 10 साल की थी तब उसके पिता उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उसकी माँ ने अपनी दिन रात की मेहनत और खून पसीने से न सिर्फ उसे पाला बल्कि इस शॉप को भी खड़ा किया। अपनी माँ के इस कड़े संघर्ष और तकलीफों को याद करते हुए रूमी अपने आंसू रोक नहीं पाती और कैमरे के सामने ही रो पड़ती है। उसी रात जब रूमी अपनी दुकान में गहरी नींद सो रही होती है, तभी कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहकर्मी वहाँ धमकते हैं और बर्बरता से दुकान के शीशे तोड़ने लगते हैं। इस अचानक हुए हमले से घबराकर रूमी ने तुरंत अपने अंकल किम को फोन कर मदद के लिए बुलाया, लेकिन किम के वहाँ पहुँचने से पहले ही वह हमलावर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और रूमी को बेरहमी से घसीटते हुए बाहर सड़क पर ले आए। इसी बीच रूमी की माँ अपना काम समेटकर कार से वापस दुकान की तरफ लौट रही थी। अपनी मासूम बेटी को उनके चंगुल में फंसा देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़ी, मगर वे लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। अपनी बेटी को बचाने का कोई और रास्ता न देखकर रूमी की माँ गुस्से और लाचारी में अपनी कार से उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है। वह लोग तो कार के सामने से हट जाते हैं, लेकिन कंट्रोल से बाहर होकर उसकी कार सीधे एक दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद वो लोग रूमी की माँ को भी कार से खींचकर बाहर निकालने लगे, लेकिन इसी खींचातानी में उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। गिरते ही उसका सिर सड़क के बीच बने कंक्रीट के डिवाइडर से बेहद जोर से टकराया। उसे लहूलुहान और बेसुध हालत में देखकर कंस्ट्रक्शन कर्मचारी भी सहम गए, क्योंकि उनका इरादा किसी की जान लेना या इतना गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। ठीक उसी वक्त अंकल किम भी वहां आ पहुंचे और बिना वक्त गवाए सब मिलकर रूमी की मां को तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर्स रूमी की मां नाजुक ब्रेन सर्जरी करने में जुटे होते हैं, ठीक उसी पल कोरिया के आसमान में एक रहस्यमय चमकीला उल्का पिंड दिखाई देता है। ये उल्का पिंड तेजी से गिरता हुआ पास के ही एक शांत पहाड़ से जा टकराया। टक्कर के बाद उस उल्का पिंड से नीले रंग के कुछ जादुई और चमकदार कण निकलते हैं और पहाड़ से नीचे बहने वाले पानी के झरने में घुल मिल जाते हैं। इधर अब अस्पताल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद रूमी की मां दम तोड़ देती है और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, यानी उस जटिल सर्जरी के दौरान ही उसकी मां की मौत हो गई। दूसरी तरफ अब कहानी हमें सियोखून नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलवाती है, जो उसी पहाड़ से बहकर आने वाले पानी को एक बर्तन में भरकर पी रहा होता है। इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त उल्कापिंड के वो चमकीले और जादुई कण उस पानी में आकर गिरते हैं। पानी गले से नीचे उतरते ही सियोखून का उसका स्वाद बेहद अजीब और कसापन महसूस होता है। उसे लगा कि शायद पानी सड़ चुका है या खराब हो गया है। वो घबराकर आसपास खड़े लोगों को भी इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी इस फालतू से लगने वाली बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ी और दृश्य एक जनरल स्टोर पर शिफ्ट होता है, जहां यही सियोखून एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहा है। सियोखून स्वभाव से थोड़ा लापरवाह था। वो अपनी ड्यूटी के दौरान अक्सर जनरल स्टोर से काफी टिश्यू पेपर और दूसरी छोटी मोटी चीजें चुपके से चुरा लिया करता। उसका एक साथी कर्मचारी उसे इस आदत के बारे में टोकता है, उसे समझाता है और सावधान रहने के लिए भी कहता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसे ही चोरी करने का तरीका सिखाने लगा। हालांकि सियोखून की ये सलाह उस साथी के किसी काम नहीं आती, क्योंकि वो पहली बार चोरी करने की कोशिश में ही रंगे हाथों पकड़ा गया।
अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद सियाओखुन एक दूसरे जनरल स्टोर के बाहर बैठकर बियर पी रहा होता है। तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से तड़पते हुए वो अनजाने में दुकान के बाहर रखी कुर्सियां और टेबल पलट देता है। आवाज सुनकर जब दुकान का मालिक बाहर आया तो उसे लगा कि नशे में धुत सियाओखुन ने ही ये सब किया है, इसलिए वो उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। अब घर लौटने के बाद सियाओखुन अपने बिस्तर पर लेटकर सिगरेट जलाने की कोशिश करता है। तभी उसने देखा कि उसका लाइटर उससे काफी दूर पड़ा हुआ है। वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो लाइटर अपने आप हवा में उड़कर सीधे उसके हाथ में आ गया। ये देखकर सियाओखुन हैरान रह गया। उसी समय उसके फोन पर रूमी का कॉल आया और यहीं से पता चला कि सियाओखुन ही असल में रूमी के पिता है, जो उसके बचपन में उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। रूमी फोन पर रोते हुए बताती है कि उसकी माँ की मौत हो गई, इसलिए वो आखिरी बार आकर उन्हें देख ले। रूमी की बात सुनकर सियाओखुन अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचा और वहाँ रूमी से उसकी माँ के बारे में बात करने लगा। बात करते समय रूमी देखती है कि कंस्ट्रक्शन टीम के वही लोग भी वहाँ आ धमके हैं। वो रूमी को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देना चाहते हैं, लेकिन रूमी गुस्से में वो पैसे उनके ही मुंह पर फेंक देती है और उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। उनके जाने के बाद रूमी अपने पिता से रूखेपन से बोली, अगर आप कुछ खाने नहीं वाले हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं आपको और नहीं देखना चाहती। दरअसल रूमी अपने पिता से बेहद नाराज थी, क्योंकि बचपन के दिनों में वो उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर चला गया। इधर अंतिम संस्कार में ह्योन नाम का एक वकील भी मौजूद था, जो रूमी की तरफ से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। वो सियाओखुन से मिलता है और फिर उसे उस जगह लेकर गया जहाँ रूमी की चिकन। वहाँ पहुंचकर ह्योन उसे पूरी जगह दिखाता है और बताता है कि टाइसन नाम के इस चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस पूरे इलाके पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। वह यहाँ के सभी दुकानों को तोड़कर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, लेकिन रूमी और यहाँ के बाकी दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो सभी मिलकर टाइसन कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सियाओखुन ह्योन से पूछता है, तुम रूमी की तरफ से ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें इससे क्या फायदा है? क्या तुम रूमी को पसंद करते हो? ये सुनकर ह्योन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक साधारण वकील है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। इसके बाद सियाओखुन वहाँ से निकलकर सड़क पर अकेला चलने लगा। चलते चलते उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में हवा में हाथ झटकता है। तभी उसने हैरान होकर देखा कि उसके पास रखा एक भारी कूड़ेदान हवा में उड़कर उसके सामने आ गिरा। ये देखकर सियाओखुन को कुछ देर पहले की वो घटना याद आ गई, जब उसने दूर रखे लाइटर की तरफ हाथ बढ़ाया था और वो खुद ब खुद उड़कर उसके हाथ में आ गया था। ये याद आते ही वो तुरंत अपने घर दौड़ा और फिर से वही चीजें दोहराने की कोशिश करता है। इस बार भी सब कुछ वैसा ही हुआ और कमरे की चीजें हवा में तैरने लगती है। तब वो हैरान होकर समझ गया कि उसके अंदर कोई अजीब और रहस्यमयी सुपर पावर आ चुकी है। इस अनोखी शक्ति की वजह से सियाओखुन अब किसी भी चीज को छुए बिना हवा में तैरा सकता था। उधर रूमी की माँ के अंतिम संस्कार के बाद सभी दुकानदार एक गैराज जैसी जगह पर इकट्ठा हुए। वहाँ वकील ह्योन आकर सबको साहस देता है कि अगर वे कानूनी रास्ते पर चलेंगे तो जीत उनकी ही होगी। उसका मानना था कि वे इस केस को आसानी से जीत सकते हैं। ह्योन की बात सुनकर रूमी कहती है कि आज की रात वो सभी यहीं रुकेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी भी आकर इस जगह पर कब्जा कर सकती है। ये सुनकर सियाओखुन परेशान हो गया। वो रूमी को समझाता है कि अगर वो लोग भारी तादाद में हमला करते तो तुम लोग उनका सामना नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो और बाकी लोग भी कहीं और अपनी नई दुकानें खोल ले, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। सियाओखुन ने आगे कहा, अगर रूमी उसके साथ चले तो वो उसके लिए एक नया रेस्टोरेंट भी खोल देगा। वो अपनी सुपर पावर का जिक्र करते हुए कहता है कि इस ताकत से वो बहुत पैसे कमा सकता है, मगर उसकी ये अजीब बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भड़क गए और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। अब यहाँ सियाओखुन अपनी नौकरी वाली जनरल स्टोर पर दूसरे गार्ड से पूछता है कि एक जादूगर महीने में कितना कमा लेता है। जब गार्ड ने बताया कि एक अच्छा जादूगर महीने के लाखों डॉलर कमा सकता है, तो वो फौरन इलाके के एक मशहूर जादूगर से मिलने निकल पड़ा। और यहाँ रूमी और ह्योन अपने केस के सिलसिले में एक सीनियर वकील से मिलते हैं, लेकिन वो सीनियर वकील साफ कह देता है कि टाइसन बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए कानूनी लड़ाई में उनसे जीतना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर रूमी का मन उदास हो गया और वो ह्योन के साथ वापस अपने ठिकाने पर लौट आई। इधर सियाओखुन जादूगर के रूप में अपनी नौकरी पक्की होने की खुशखबरी लेकर
फिर से रूमी के पास आया। वो उसे अकेले में ले जाकर अपनी सुपर पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है और कहता है कि अब वो जादूगर बन गया है, इसीलिए रूमी को यहाँ लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसकी ये हरकतें देखकर रूमी को लगा कि उसके बाबा ने बस हाथ की सफाई की कुछ साधारण कर्तव्य क्या सीख ले कि खुद को जादूगर मानने लगे। वो गुस्से में आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और रोते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब आप हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमने कितनी मुश्किल से ये सफर तय किया है। जिन लोगों की वजह से मेरी माँ की जान गई है, उनके खिलाफ मैं ये लड़ाई किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। सियाओ-खून उसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि उस वक्त हालात अलग थे। उसकी कंपनी डूब गई थी और कर्जदार उसकी जान के पीछे पड़े थे। अगर वो तब रूमी की माँ को तलाक देकर अलग ना होता तो वे लोग उन दोनों को भी नहीं छोड़ते। उसने उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी जान बचाने की मजबूरी में छोड़ा था। मगर रूमी उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे चले जाने को कहा। टूटे दिल से जब सियाओ-खून वहाँ से लौट रहा था तभी उसकी नजर कुछ गाड़ियों पर पड़ी जो रूमी के ठिकाने के बाहर आकर रुकी है। उन गाड़ियों से कंस्ट्रक्शन कंपनी के ढेरों गुंडे उतरते हैं और सीधे अंदर घुस जाते हैं। उनका इरादा बातचीत का नहीं बल्कि रूमी और उसके साथियों को मारपीट कर वहाँ से भगाना था ताकि वे पूरे इलाके पर आसानी से कब्जा कर सके। चूँकि काम शुरू करने की राह में इस जमीन के लोग ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए सबसे बड़े रुकावट थे, इसीलिए वो उन पर ही हमला करने आए थे। खैर, सियाओ-खून भी उनके पीछे पीछे उस ठिकाने की तरफ चल पड़ा। इन हमलावरों के साथ उनका लीडर मीन भी मौजूद था। जब ये लोग रूमी और उसके साथियों पर हमला करते हैं तब मीन अपने मैनेजर से इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहा होता है। इसी बीच सियाओ-खून वहाँ पहुँच गया और जब वो रूमी और उसके साथियों को बचाने की कोशिश करता है तो अनजाने में अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर बैठता है। वो अकेले ही सबसे भिड़ गया। फिर उसे अपनी शक्ति का सही एहसास हुआ और वहाँ उसका सटीक इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सबको पीटना शुरू कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान जब वो सुपर पावर से एक आदमी को हवा में उड़ा देता है तभी किम की पुलिस को लेकर वहाँ आ पहुंची। पुलिस को देखकर सियाओ-खून ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। अब थाने पहुंचकर मीन पुलिस को समझाने की मिन्नतें करता है कि असली विक्टिम तो वही लोग हैं और सियाओ-खून ने अपने अजीब शक्ति से उन पर हमला किया है। सबूत के तौर पर वो पुलिस को एक वीडियो की क्लिप भी दिखाता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को पागलपन समझकर विश्वास नहीं करती और उन्हें डांटकर वहाँ से भगा देती है। थाने से बाहर आने के बाद जब सब अपने अपने रास्ते जाने लगे तब रूमी की टीम के सभी लोग सियाओ-खून की बहादुरी और इस कारनामे की खूब तारीफें करते हैं। अब इसके बाद दिखाता है कि उसी रात इलाके के कुछ कंस्ट्रक्शन कर्मचारी एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास की चीजें हवा में तैरने लगी है। दरअसल सियाओ-खून अपनी सुपर पावर से पूरे इलाके के लोहे और धातु के सामान को उड़ाकर उनके ठिकाने के सामने एक बहुत बड़ा ढेर बना रहा है ताकि वह आसानी से रूमी के ठिकाने पर दोबारा हमला न कर सके। जब सियाओ-खून अपनी इस सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है तब ह्योन ये देखकर दंग रह गया कि सियाओ-खून खुद भी हवा में उड़ रहा है। ये खौफनाक नजारा देखकर नीचे आने पर ह्योन उससे पूछता है, आपको ये सुपर पावर कैसे मिली? इस पर सियाओ-खून जवाब देता है, मैंने कभी कोई सुपर पावर नहीं मांगी थी, मैं तो बस एक अच्छा पिता बनना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे कुछ और ही दे दिया। दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों ने सियाओ-खून को अपनी आंखों से हवा में जादू करते देखा था वे मीन के पास जाकर पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि वे अब इस इलाके में काम नहीं करना चाहते। तभी अचानक मीन के पास एक फोन आया। उसके मैनेजर के पूछने पर मीन ने बताया कि टाइसन कंपनी की तरफ से बुलावा आया है। इन्विटेशन मिलते ही मीन अपने मैनेजर के साथ टाइसन कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा। वहां कंपनी की डायरेक्टर मिसेस होंग उनसे मिलकर काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है और बातों बातों में अचानक कुछ अनजान लोग वहां आ धमके और मीन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब वे लोग मीन की पिटाई कर रहे होते हैं तभी मिसेस होंग अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू करके जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करने लगी कि किसी ने उनकी बिल्डिंग पर हमला कर दिया है और वो उन हमलावरों को नहीं जानती। दरअसल मिसेस होंग ने ही मीन को सबक सिखाने के लिए उन गुंडों को बुलवाया था और वो एक साथ उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। कुछ देर बाद जब वे लोग चले गए तब मिसेस होंग मीन से पूछती है, तो काम शुरू करने में असली रुकावट क्या है? तब मीन पूरी सच्चाई बताता है कि सियाओ-खून नाम का एक आदमी अपनी सुपर पावर से उन्हें रोक रहा है। मीन की बात सुनकर मिसेस होंग पहले तो हैरान हो गई, पर फिर बाद में उसने विश्वास कर लिया और मीन को एक नई चाल बताई जिससे रूमी और उसके साथियों को वहां से आसानी से खदेड़ा जा सके।
अब यहाँ रूमी के पास 2 जर्नलिस्ट उनके आंदोलन पर खबर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन रूमी का इंटरव्यू लेने के बावजूद वे लोग खबर में सिर्फ सियाओ खून की सुपर पावर को ही मुख्य रूप से दिखाते हैं। जब रूमी और उसके साथियों को पता चला कि टीवी पर उनके बारे में न्यूज आ रही है, तो सब मिलकर मोबाइल पर उसे देखने लगे। न्यूज में एंकर एक सरकारी अधिकारी से सियाओ खून की अनोखी ताकत पर उसकी राय मांगता है, तो जवाब में वो अधिकारी बिल्कुल नेताओं की तरह बयान देता है कि ये सब विपक्ष दल की साजिश है। ऐसी बेवकूफाना न्यूज देखकर रूमी और उसके साथी खुश होने की बजाय और निराश हो गए। इधर अपनी नई चाल के तहत मीन 2 पुलिस वालों को सियाओ खून के पास भेजता है। वे रूमी के ठिकाने पर पहुंचकर सियाओ खून को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि पुरानी नौकरी वाली जनरल स्टोर से सामान चोरी करने के आरोप में उन्हें उसकी गिरफ्तारी का वारंट मिला है। इतना कहकर वे उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। दरअसल टाइसन कंपनी के डायरेक्टर मिसेस हॉन्ग का असली प्लान यही था कि सियाओ खून ही रूमी की टीम की सबसे बड़ी ढाल है, इसलिए अगर उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए तो बाकी लोगों पर काबू पाना बेहद आसान हो जाएगा। सियाओ खून के जाते ही रूमी और उसके साथी देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां, क्रेन और भारी मशीनें उनके ठिकाने की तरफ बढ़ रही है। खतरा भांपकर वे पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर फेंकने लगते हैं, जिससे पुलिस की रफ्तार थोड़ी धीमी तो पड़ती है, पर वे रुकते नहीं है। और देखते ही देखते पुलिस क्रेन से उनके ठिकाने के मुख्य दरवाजे को तोड़ देती है, जिससे रूमी और उसके अंकल किम नीचे गिर गए। इसी बीच लोहे की एक भारी रॉड अंकल किम के पैर पर आ गिरी। रूमी जैसे तैसे उन्हें छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहां रखे पेट्रोल बमों में आग लगने से एक जोरदार धमाका हुआ। इधर मिसेस हांग जेल में बंद सियाओ खून से मिलने पहुंचती है और उसे डराते हुए कहती है कि अगर वो बार बार अपनी इस अजीब ताकत का इस्तेमाल करेगा तो लोग उसे डरकर दूर भागने लगेंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि वो हार मान ले और अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चला जाए। इतना कहकर मिसेस हांग वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद जब पुलिस वाले सियाओ खून को वापस उसकी कोठरी में ले जा रहे होते हैं, तभी उसकी नजर दीवार पर लगे टीवी पर पड़ी, जहां रूमी के ठिकाने पर हो रहे हमले का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। लेकिन पुलिस वालों ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। अपनी बेटी की जान खतरे में देख उसने अपनी सुपर पावर से एक पुलिस वाले का मोबाइल अपनी तरफ खींचा और उसमें न्यूज खोलकर पूरा हाल देखने लगा। ये सब देखकर सियाओ खून गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेल की सलाखें तोड़ी और बाहर निकलकर वो सबसे पहले मिसेस हॉन्ग का रास्ता रोकता है और उसे डराने के लिए अपनी सुपर पावर से उसकी कार को एक खिलौने की तरह मड़ोड़कर तबाही मचा देता है। इसके बाद सियाओ खून वहां से आगे बढ़ गया। अब तक वो अपनी उड़ने की शक्ति पर पूरी तरह काबू पा चुका था, इसीलिए वो एक सुपरमैन की तरह तेजी से आसमान में उड़कर सीधे रूमी के ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। उधर टीवी पर ये खौफनाक मंजर देखकर वकील ह्यून घबरा जाता है और उसने फौरन रूमी को फोन लगाया। रूमी घबराए हुए आवाज में बोली, हम लोग बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर फंसे हैं। पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी है और वे दरवाजा तोड़कर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ह्योन कहता है, तुम सभी लोगों को लेकर बिल्डिंग की छत पर चले जाओ। मैं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर तुम्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने का इंतजाम करता हूँ। ह्योन की बात मानकर रूमी सभी लोगों को लेकर छत की तरफ भागने लगी, लेकिन छत पर जाने वाली सीढ़ियों में ही पुलिस फिर से उन पर धावा बोल देती है। पुलिस का सामना करते हुए मिस्टर किम सीढ़ियों से नीचे गिर गए और दीवार की रेलिंग पकड़कर लटक जाते हैं। उसी समय पुलिस की एक टुकड़ी कंटेनर के सहारे छत के पास पहुंच गई और लटके हुए मिस्टर किम पर गर्म पानी फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोग इस पूरी घटना को लाइव वीडियो बनाकर यूट्यूब पर चला रहे होते हैं। जब मिस्टर किम की पत्नी और उनका बेटा उन्हें इस तरह मौत के मुंह में लटकते देखते हैं तो वो जोर जोर से रोने लगे। जब मिस्टर किम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो रेलिंग छोड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ रूमी के पिता सियाओ खून मसीहा बनकर पहुंच गए। उन्होंने मिस्टर किम को बचा लिया और उन्हें लेकर बिल्डिंग की दीवार तोड़ते हुए एक फ्लोर के अंदर सुरक्षित जा पहुंचे। इसके बाद वे वहां मौजूद पुलिस वालों को हटाते हुए तेजी से छत की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जब रूमी अपने साथियों के साथ छत पर पहुंची तो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग की छत से ह्योन ने एक सीढ़ी लगा दी है और वो सबको अपनी तरफ बुला रहा है। इसके बाद रूमी एक एक करके सभी लोगों को उस सीढ़ी के सहारे सामने वाली बिल्डिंग में सुरक्षित भेजने लगी। ठीक उसी समय पुलिस की एक टुकड़ी भी छत पर आ धमकी और वे रूमी को पकड़कर हवा में लटके एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद पुलिस के कुछ जवान छत पर उतरकर बाकी बचे लोगों पर हमला करने लगे। इसी दौरान जिस कंटेनर के अंदर रूमी बंद थी उसका एक मेन तार अचानक टूट जाता है
और उसके साथ लटका हुआ एक पुलिस अधिकारी नीचे गिरने लगता है। हालांकि वही पुलिस वाला कुछ देर पहले रूमी और उसके साथियों पर अत्याचार कर रहा था, फिर भी रूमी इंसानियत दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी सियाओखून भी उड़ते हुए छत पर आ पहुंचा। उसने वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को रास्ते से हटाया और अपनी सुपर पावर की मदद से रूमी के सभी साथियों को सामने वाली बिल्डिंग पर सुरक्षित पहुंचा दिया। तभी उसकी नजर पड़ती है कि रूमी कंटेनर से लटके हुए उस पुलिस अधिकारी की जान बचाने के लिए जूझ रही है। बेटी की मदद करने के लिए वो अपने सुपर पावर से उस भारी कंटेनर को वापस छत की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन कंटेनर के एक विशाल क्रेन से बंधे होने की वजह से उसे खींच पाना मुश्किल हो रहा था। इस पूरी ताकत की आजमाइश के दौरान छत की एक रेलिंग टूट गई और उसी के जोरदार झटके से रूमी कंटेनर से सीधे नीचे जमीन की तरफ गिरने लगी। अपनी बेटी को गिरता देख सियाओखून बिना एक पल गवाए आसमान से नीचे की तरफ छलांग लगाता है। उसने अपने सुपर पावर का पूरा इस्तेमाल करके रूमी को जमीन पर टकराने से ठीक पहले हवा में ही लपक लिया और उसकी जान बचा ली। इतनी भारी तबाही के बाद सियाओखून समझ जाता है कि अगर वे इसी तरह कानून से लड़ते रहे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा पुलिस पर हमला करने के जुर्म में उन्हें और भी बड़ी सजा काटनी पड़ सकती है। इसके बाद वो अकेले ही छत से नीचे उतरता है। सबसे पहले वो विलन मीन को उसके किए कुकर्मों की कड़ी सजा देता है और फिर खुद ही कानून का सम्मान करते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद कहानी सीधे 4 साल आगे बढ़ गई। अब दिखाया जाता है कि 4 साल की लंबी सजा पूरी करने के बाद सियाओखून जेल की सलाखों से बाहर निकल रहा है। जेल से बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसे लेने कोई भी नहीं आया, इसीलिए वो मायूस होकर अकेले ही सड़क पर पैदल चल रहा है। कुछ देर बाद ह्योन अपनी कार लेकर वहां पहुंचा और सियाओखून को सम्मान के साथ अपनी कार में बिठाया। रास्ते में सियाओखून उससे रूमी का हालचाल पूछता है। तब ह्योन मुस्कुराकर बताता है कि रूमी की शादी हो चुकी है और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि खुद उसी के साथ हुई है। ये सुनकर सियाओखून हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम रूमी को पसंद नहीं करते, फिर ये सब कैसे हुआ? इस पर वो हंसते हुए जवाब देता है, शुरू में मैं आपकी सुपर पावर देखकर आपसे बहुत डरता था, इसलिए मैंने उस वक्त आपसे झूठ बोला। इसके बाद ह्योन उसे एक बड़े आलीशान शॉपिंग मॉल के सामने लेकर जाता है, जिसके ठीक सामने एक बड़ा और सुंदर खेल का मैदान बना हुआ था। ह्योन भावुक होकर सियाओखून से कहता है, यही वो जगह है जहाँ कभी रूमी की वो छोटी सी चिकन शॉप हुआ करती थी। दरअसल इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार ने टाइसन कंपनी का वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रद्द कर दिया था, जिस वजह से उस खाली जमीन पर फिर कभी कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पाया। वहाँ ज्यादा देर रुकने की बजाय अब दोनों रूमी की नई दुकान की तरफ चल देते हैं। रूमी ने अब एक दूसरी जगह सड़क किनारे अपनी नई चिकन शॉप खोल ली थी, जहाँ वो फिर से अपनी वही मशहूर और स्वादिष्ट फ्राइड चिकन बेच रही होती है। अपने पिता को अचानक सामने देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बेहद खुश हो गए, लेकिन रूमी थोड़ी असहज महसूस करने लगती है। दरअसल उसे काफी पहले ही यह एहसास हो चुका था कि उसके बाबा कोई बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन चूंकि उसने हमेशा उनके साथ सिर्फ रूखा और बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे बात की शुरुआत कैसे करे। कुछ पल की खामोशी के बाद रूमी झिझक मिटाते हुए अपने बाबा से कहती है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? आइए ना, ग्राहकों को खाना परोसने में मेरा हाथ बटाइए। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सियाओखून मुस्कुरा उठा और तुरंत काम में जुट गया। फिर वो अपनी उसी जादुई सुपर पावर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ाते हुए वहाँ मौजूद सभी ग्राहकों के बीच बियर सर्व करने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि रूमी ने अपने बाबा की इसी सुपर पावर से प्रेरित होकर अपनी इस नई दुकान का नाम सुपर फ्राइड चिकन रखा था। उल्का पिंड के पानी से मिले इस जादुई शक्ति के बावजूद सियाओखून टाइसन कंपनी के खिलाफ वो कानूनी जंग भले ही पूरी तरह ना जीत पाया हो, लेकिन उसने वो अनमोल चीज जरूर हासिल कर ली थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी। आखिरकार वो अपनी रूठी हुई बेटी का दिल फिर से जीतने में पूरी तरह सफल हो गया। सच ही तो है, असल जिंदगी में भले ही किसी पिता के पास हवा में चीजें उड़ाने जैसी कोई सुपर पावर नहीं होती, लेकिन अपनी संतानों के लिए उनके संघर्ष और निस्वार्थ प्यार की वजह से हम सभी की नजरों में हमारे पिता किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। तो दोस्तों, साइकोकाइनेसिस की असली खूबसूरती यही है कि ये किसी बड़े धमाके वाले सुपर हीरो फिल्म के बजाय सुपर पावर के पीछे छुपे एक आम इंसान और उसके परिवार की कहानी दिखाती है। जादुई पानी पीकर सुपर पावर्स तो कोई भी पा सकता था, लेकिन सियाओखून ने इस ताकत में
अपनी बिखरी जिंदगी को समेटने और बेटी का दिल जीतने का मौका देखा। ये फिल्म भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म ना हो, पर ये इंसानी जज्बातों से भरी एक बेहद खूबसूरत कहानी है जो सुपर हीरो की भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाती है। आपको बाप बेटी के इस अनोखे सफर की कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करना ताकि ये आगे दूसरों तक भी पहुंच सके। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।